नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी क्लासेस आ रही हैं और ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमने एक सीरीज़ शुरू करी है, लगभग 21 पार्ट उसके हो चुके हैं ऑलरेडी और ये 22वां भाग है। और 22वें भाग के अंतर्गत हमने चौथा चैप्टर स्टार्ट किया है और चौथा चैप्टर जो है आपका वो जलवायु से संबंधित है। और पिछली क्लास मैंने आपको जलवायु से संबंधित कराई थी और जलवायु क्या होती है, विश्व की जलवायु देखी थी हमने। फिर थोड़ा सा हमने उसमें बातें करी थी भारतीय जलवायु के बारे में। उसके बाद मैंने कहा था कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यही हमारा लास्ट का टॉपिक था। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ठीक है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कारक, इन कारकों की मैंने बात करी थी कि कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए मैंने इसमें बताया था कि देखिए स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, मैंने कल पिछले लास्ट क्लास में यही टॉपिक छोड़ा था कि स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, भारत की स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार देखिए इसका प्रभाव कैसे पड़ता है भारतीय जलवायु पर। इससे समझने से पहले हमें थोड़ा सा ग्लोब में मैप में समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आइए, ये मैंने बताया था आपसे कि देखिए ये ग्लोब है और ग्लोब पर हम भारत की स्थिति देखें। मेरी मिटाने की आदत ज़्यादा है क्योंकि मुझे चीज़ें थोड़ी सी वैसे पसंद है। देखिए टेढ़ा सा बन गया लेकिन मैं मिटाऊंगा नहीं, चलिए रहने दे, कोई बात नहीं। ये है भूमध्य रेखा। कौन सी है? भूमध्य रेखा। पृथ्वी को भूमध्य रेखा दो बराबर भागों में काटती है। ये जो ऊपरी भाग है इस वाला, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और आपके दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए गोले का आधा कटा हुआ भाग, गोलार्ध का अर्थ होता है गोले का, क्योंकि ये गोला और अर्ध, गोला प्लस अर्ध दो शब्दों से बना है। गोला मतलब गोल, अर्ध मीन्स आधा, यानी गोले का कटा हुआ आधा भाग, इसी को कहते हैं गोलार्ध। क्योंकि ये उत्तरी दिशा में है तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और ये दक्षिणी दिशा में है तो इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक भाग इसका उत्तरी गोलार्ध है, एक भाग इसका दक्षिणी गोलार्ध है। इसी तरीके से एक देशांतरीय रेखा होती है और देशांतरीय रेखा ये होती है और ये भी देशांतरीय रेखा संपूर्ण पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है। इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, इसको पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है और इसको पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पश्चिमी गोलार्ध के नाम से इसे जाना जाता है, याद रखना। क्योंकि ये पूरब की ओर है इसलिए इसे पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि ये पश्चिम की ओर है इसे पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। अगर हम भारत की कंडीशन की बात करें, जो मैंने कहा है कि भारत की स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, तो यहाँ की हम बात करें तो देखिए भारत कहाँ स्थित है? भारत आपके स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कौन से वाले भाग में? यानी इस वाले भाग में भारत स्थित है। यानी ये उत्तरी और ये पूर्वी, तो यहाँ से इसे नॉर्थ, इसे क्या कहते हैं? नॉर्थ कहते हैं, इसे ईस्ट कहते हैं। तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी, क्योंकि ये भी गोलार्ध है, ये भी गोलार्ध है, इसलिए तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो भारत कहाँ स्थित है? ये रहा यहाँ पे। ठीक है, ये भारत है। तो भारत की हम स्थिति देखें, भारत की स्थिति की बात करें सर, ग्लोब पर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत कहाँ स्थित है? भारत की स्थिति की बात करें तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में
गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आप जान सकते हैं कि ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अर्थात भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और वो कितना है, तो भूमध्य रेखा से मात्र 876 किलोमीटर ऊपर, 876 किलोमीटर दूर है। यह भूमध्य रेखा ये रही, और यहाँ से 876 किलोमीटर दूर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत का जो ये वाला जो क्षेत्र 876 किलोमीटर दूर जो है, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ अलग होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और होगा। तो आप देख सकते हैं कि भारत का जो तापमान है वो हर क्षेत्र में अपना थोड़ा सा कुछ अलग अलग परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। जलवायु का इस पर प्रभाव पड़ता है, किस पर, स्थिति और अक्षांश विस्तार पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। अगर हम स्थिति की बात करें जी, अक्षांश स्थिति की बात करें कि अक्षांश विस्तार कैसा है इसका, तो भारत आप जानते हैं अक्षांश विस्तार के बारे में। अक्षांश स्थिति क्या है? अक्षांश स्थिति है भारत की 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है इसका भारत का। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है 8 डिग्री 4 मिनट यानी तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और होगा क्योंकि ये भूमध्य रेखा के नज़दीक है। और जैसे जैसे हम इसके उत्तर की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो भूमध्य रेखा से इसकी स्थिति बढ़ती चली जाएगी, इसलिए यहाँ का तापमान कुछ और होता है। और कल मैंने आपसे बताया था कि भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु वो किस प्रकार की है, वो उपोष्ण जलवायु है। उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। और मैंने इसके कारण भी बताए थे कि उपोष्ण मानसूनी जलवायु होती कैसे है, क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि भारत जो स्थित है आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और मैंने आपको विश्व की जलवायु क्षेत्रों में बांटा था, मैंने कल बताया भी था कि अगर 33 सही 1/2 डिग्री 33 सही 1/2 डिग्री जो भारतीय क्षेत्र है, यानी ये वाला जो पृथ्वी पर जो क्षेत्र है 33 सही 1/2 डिग्री से यहाँ तक क्या होता है, उष्ण। और इसके बाद यहाँ से 33 से 66 से 1/2 तक यहाँ पर होता है उपोष्ण। क्योंकि भारत की जलवायु उष्ण और उपोष्ण दोनों ही क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, इसलिए भारत की जलवायु को हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। और भारत की जलवायु पर अक्षांशीय और भारत की स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, अभी बताता हूँ, दोबारा देखिए। भारत आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम ग्लोब पे बात करें तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति की बात करूं मैं, भारत जो है वो कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। और भूमध्य रेखा का जो तापमान है वर्ष भर एक जैसा रहता है। और इसके जितने भी नज़दीक देश हैं उनका तापमान भी हमेशा टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, हमेशा टेम्परेचर एक जैसा रहता है। और यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यहाँ अधिकतर वर्षा होती रहती है। आप देखते हैं अमेज़न के जंगल इसी के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है और तापमान एक समान सा ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो इस क्षेत्र में बादल ज़्यादा बनेंगे और यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी। और आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा से जो इसकी ऊंचाई वो 876 किलोमीटर है, ये 876 किलोमीटर है। तो यहाँ का तापमान कुछ और होगा। और इस तरीके से जब ऊपर हम बढ़ते चले जाते हैं तो तापमान में कुछ परिवर्तन आता है, अर्थात तापमान कुछ कम नजर आता है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, क्योंकि उत्तरी में स्थित है, उत्तरी की तरफ चलने, उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांश विस्तार है। इसलिए भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु है, क्योंकि उष्ण व उपोष्ण दोनों ही क्षेत्रों में भारत की जलवायु आती है। ठीक है, तो भारत की स्थिति एवं अक्षांश विस्तार के आधार पर भी भारत की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। आगे हम बात करें तो आगे सर यह है समुद्र से दूरी। कौन सा है, सेकंड क्या है, समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, अब ये समुद्र से दूरी कैसे, देखिए यहाँ पे मैं आपको मैप बना देता हूं जिससे कि आपको सीखने में थोड़ी सी आसानी हो। दिख तो रहा है ना यहाँ पे? ठीक है,
ठीक है, ये रहा। थोड़ा सा इधर से वैसे बन गया है, ठीक है, ज़्यादा इधर को हो गया थोड़ा। देखिए इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी, मतलब ये भी एक सागर है, महासागर है, समुद्र है ये भी। इधर क्या है सर, हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर है। और इधर क्या है आपके, अरब सागर है, अरब सागर है। अर्थात हम यहाँ से देख सकते हैं कि वह क्षेत्र जो महासागरों के अधिक नज़दीक है उस क्षेत्र की जलवायु कुछ और होगी, और जो महासागरों से थोड़ा दूर स्थित है उस क्षेत्र की जलवायु कुछ और होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि समुद्र का अधिकतर जो प्रभाव है, समुद्र से उठने वाली लहरें, समुद्र से चलने वाली पवनें, समुद्र से उठने वाली, ठीक है, जितनी भी पवनें होती हैं उन सब का प्रभाव भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र पे ज़्यादा पड़ता है। इस कारण इसका जो उत्तरी वाला क्षेत्र है, यानी हिमालय वाला क्षेत्र, जो उत्तरी भारत वाला क्षेत्र है, यह इस समुद्र से आने वाली हवाओं से कुछ, ठीक है, कुछ अप्रभावित होता है। इस कारण भारत की जलवायु, यानी समुद्र से जो दूरी होती है भारत की जलवायु को लेकर के, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, देखिए दोबारा समझिए, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरब सागर। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं, जो ठंडी हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, ठंडी हवाएं होंगी वैसे तो इसमें, क्योंकि, ठीक है, तो जो भी हवाएं यहाँ से चलती हैं उनका प्रभाव ज़्यादातर समुद्री क्षेत्र वाले इलाके में ज़्यादा पड़ेगा। इधर से हिंद महासागर से, इधर बंगाल की खाड़ी से, इधर अरब सागर से, तो इनका प्रभाव यहाँ ज़्यादा होगा या यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। इसलिए ये वाला जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा कम प्रभावित होता है, लेकिन बहुत कम प्रभावित होता है। लेकिन इन सब का प्रभाव ज़्यादातर इस क्षेत्र में ज़्यादा पड़ता है, इस वाले क्षेत्र में अधिक प्रभाव पड़ता है समुद्र का। तो हम कह सकते हैं कि समुद्र से दूरी, तो समुद्र से दूरी भी भारतीय जलवायु पर प्रभाव डालती है। क्या डालती है, समुद्र से दूरी भी, समुद्र से दूरी भी भारतीय जलवायु पर प्रभाव डालती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ आपसे, जैसे मान लीजिए आप सर्दियों में आग के पास बैठ के तापते हो, जैसे जैसे आप आग से दूर जाते हो ऐसे वैसे आपका जो तापमान है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, यानी ऊष्मा ज़्यादा दूर तक आपके साथ नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही आप उसके नज़दीक आते हो तो ऊष्मा का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हम पे, और तापमान हमें ज़्यादा अधिक लगता है। इसी प्रकार से ये होता है कि जितनी भी समुद्र से दूरी बढ़ती चली जाएगी उसका समुद्र से प्रभाव थोड़ा कम होता चला जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में समुद्र से उठ चलने वाली जलवायु का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र समुद्र से अधिक प्रभावित होता है। यहाँ की जलवायु ठंडी होती है। कैसी होती है, ठंडी होती है। आप देखते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके गांव के आसपास कोई नहर या नदी निकल के जा रही है, तो नहर और नदी के आसपास वाले क्षेत्र में वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। उससे दूर जैसे जैसे हम चले जाते हैं तो वहाँ का तापमान कुछ बढ़ता चला जाता है। अर्थात कहने का मतलब यही है कि समुद्र से दूरी भी भारतीय जलवायु पर प्रभाव डालती है। आगे मैं बात करूँ सर अगला, तो वो आता है सर भू आकृति। भारत की उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ। ठीक है, कौन सा आता है, भारत की उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ। उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ, उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ। अब भारत की उत्तर पर्वतीय श्रेणियों का भारतीय जलवायु पर कैसे प्रभाव पड़ता है, देखिए आपको पता है कि भारत के उत्तर में यहाँ पर एक पर्वतमाला स्थित है जिसका नाम है हिमालय पर्वतमाला। ये हिमालय है यहाँ पे। तो भारत के उत्तर में, ठीक है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है। अब आप कहोगे कि जी इसका कैसे प्रभाव पड़ता है भारत की जलवायु पर। देखिए होता क्या है, सर्दी के मौसम में, यानी ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में साइबेरिया से कुछ ठंडी हवाएं चल करके इस ओर आती हैं। कहाँ से होती हुई, मंगोल वाले क्षेत्र से होती हुई, चीन वाले क्षेत्र से हुई, ये टकराती हैं हिमालय के उस क्षेत्र से जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं।
तो साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय रोक देता है, अर्थात वो हवाएं भारत में प्रवेश नहीं करती हैं, जिस कारण भारत की जलवायु पर भारतीय क्षेत्र पर इन हवाओं का, ठंडी हवाओं का, जो साइबेरिया यानी रूस के साइबेरिया क्षेत्र से ठंडी हवाएं चलती हैं, उनका प्रभाव इस क्षेत्र पर नहीं पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वतमाला साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है, जिससे भारतीय जलवायु पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यानी प्रभावित करती हैं ये भी, तो हिमालय पर्वतमाला भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। अगर हिमालय पर्वतमाला उत्तर में ना होता तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं भारत को पूरी तरीके से ठंडा करती थी, ठंडा रखती। बहुत सर्द हवाएं होती हैं जो इस बार नहीं आई हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसी के आपको पता है कि साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाओं का भारत के क्षेत्र में थोड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो बर्फ़ वगैरह पड़ती है वो उसी का प्रभाव होता है, क्योंकि इस बार बर्फ़ नहीं पड़ी है, आपको पता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो उत्तर में हिमालय पर्वतमाला के उपस्थिति के कारण साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिस कारण भारत की जलवायु अत्यंत ठंडी नहीं होती। तो हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है, ठीक है, यह साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है, जिससे भारत पर इन हवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, इसका एक अहम रोल यही है कि ये ठंडी हवाओं को रोक देता है, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है वहीं पर ही, ठीक है। चलिए आगे बात करें। आगे सर भारत की भू आकृतिक संरचना, इसका भी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। भारत की भू आकृति कैसे है? देखिए, भारत की भू आकृति की बात करें तो देखिए, भारत की भू आकृति सामान्य देखा जाए तो भारत की भू आकृति को 6 भागों में बांटा गया है, यानी उच्चावच एवं संरचना के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है। एक पठार हैं, पर्वत हैं, मैदान हैं, ठीक है, पर्वत है, मैदान है, प्रायद्वीप पर पठार है, प्रायद्वीप है, ठीक है, प्रायद्वीप पठार तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तटवर्ती क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, ठीक है, द्वीपीय क्षेत्र है, और नंबर 6 आता है मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत की जो आकृति है वो एक जैसी नहीं है, कहीं समतल है, कहीं सपाट है, कहीं समतल सपाट है तो कहीं पर्वत हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं द्वीपीय क्षेत्र है, कहीं कटा फटा तट है, कहीं मरुस्थल का भाग पाया जाता है। अर्थात इसके कारण भी भारत की जलवायु प्रभावित होती है, क्योंकि आपको पता है कि हिंद महासागर से चलने वाली जो हवाएं होती हैं, यानी मानसून जब हिंद महासागर से प्रवेश करता है तो राजस्थान का जो अरावली क्षेत्र है, जब ये राजस्थान के ऊपर से होकर गुजरता है तो राजस्थान का जो अरावली क्षेत्र है वो इन हवाओं को नहीं रोक पाता है, यानी मानसूनी हवाओं को नहीं रोक पाता है, जिस कारण ये हवाएं आगे जाकर के हिमालय से टकराती हैं और हिमालय में जाकर के आगे वर्षा कर देती हैं। लेकिन इस वाले क्षेत्र में वर्षा का अभाव रह जाता है। कौन से वाले क्षेत्र में? ये जो है, ये अरावली वाला क्षेत्र है, ये वाला, इसके अरावली पर्वत श्रेणी का एक क्षेत्र है। यहाँ से जब मानसून प्रवेश करता है 15 जून को, तो यहाँ से प्रवेश जो करता है मानसून, इस तरीके से यहाँ से गुजरता है, ठीक है, सॉरी 1 जुलाई को यहाँ से भी जाता है, तो यहाँ से जब प्रवेश करता है इस तरीके से तो ये आगे नहीं रोक पाती हैं, यहाँ से हवाएं नहीं रोक पाती हैं, और ना जब नहीं रुक पाती हैं 1 जुलाई को यहाँ से जब निकलता है नहीं रुक पाती हैं तो आगे जाकर के हिमालय से टकरा जाता है और यहीं पर अपनी वर्षा करना शुरू कर देता है, जिससे कि ये वाला क्षेत्र इससे प्रभावित नहीं हो पाता। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत की भू आकृति भी भारतीय जलवायु पर प्रभाव डालती है। क्या करती है? भारतीय जलवायु पर प्रभाव डालती है, क्योंकि कहीं पर पठार हैं, कहीं पर पर्वत हैं। और अगर हम प्रायद्वीपीय पठारों की बात करें, ये जो प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय में पठार जो वाला क्षेत्र है ये वाला, यहाँ से नीचे नीचे इस पर इन हवाओं का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
आप देखते हैं कि मैंने अभी आपको बताया था कि समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है, ये वाला क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है, जबकि ये वाला क्षेत्र कम प्रभावित होता है। तो भारत की भूआकृति भी भारतीय जलवायु पर प्रभाव डालती है। आगे बात करें मानसूनी हवाओं की। मानसूनी हवाएं मानसूनी हवाएं देखिए, मानसूनी हवाएं क्या होती हैं? हवाओं में आर्द्रता की उपस्थिति होती है। तो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से चलने वाली हवाओं, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से चलने वाली हवाओं में आर्द्रता मौजूद होती है, आर्द्रता उपस्थित होती है। अब आर्द्रता होता क्या है? आर्द्रता क्या है? देखिए, वायु में उसकी गैसीय अवस्था। ठीक है, आर्द्रता का अर्थ क्या होता है? आर्द्रता क्या होती है पहले इसको समझिए। वायु में उसकी गैसीय अवस्था, वायु में उसकी गैसीय अवस्था में नमी की उपस्थिति, किसकी? जल वाष्प की उपस्थिति, यानी गैसीय अवस्था में जल वाष्प की उपस्थिति, गैसीय अवस्था में जल वाष्प की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से चलने वाली हवाओं में आर्द्रता उपस्थित होती है। इन आर्द्रता उपस्थित होती है तथा हवाओं की दिशा एवं गति का भी भारतीय जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि मानसून कब प्रवेश करता है? मानसून 1 जून को केरल वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसको आप ध्यान रख लेना कि 1 जून को मानसून केरल में प्रवेश करता है, 5 जून को ये कर्नाटक में पहुंच जाता है और यहीं से निकलता हुआ आगे कहाँ जाता है? ये हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले क्षेत्र में निकल जाता है मानसून यहाँ पर। ठीक है, ये बताएंगे, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ बनाऊंगा। ठीक है, इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं अभी आगे चलता हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें बची हैं, नेक्स्ट के लिए जल्दी फटाफट इसे। अभी चाय पीने का समय है, मैं चाय पी रहा हूँ इधर खड़ा होकर सामने साइड में। चले आगे, देखिए आगे चलते हैं। 1 सेकेंड फिर चलिए। थोड़ा चाय पी थी मैंने अभी, आप लोग भी चाय वाय पी लीजिए सर, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो। नींद आए तो बस सब चाय बना लीजिए और चाय पी लीजिए। चलिए, ठीक है, आगे देखिए। आगे जो आता है उसे हम बोलते हैं सर वायु संचरण। क्या बोलते हैं? आगे मानसूनी हवाओं के बाद वायु संचरण का भी, वायु संचरण का मतलब होता है वायु की गति। अब ये कैसी गति होती है वायु की? वायु संचरण जो होता है, इसको आप जानते भी हैं, इसको एक नाम और दिया जाता है, इसका नाम है जेट स्ट्रीम। क्या नाम है? जेट स्ट्रीम। जेट मतलब होता है यान, वायुयान। ठीक है, जेट स्ट्रीम। देखिए इनका प्रभाव कैसे पड़ता है। देखिए प्रभाव क्या पड़ता है, वायु स्ट्रीम क्या होती है। पहले तो जेट स्ट्रीम समझिए कि जेट स्ट्रीम होता क्या है। देखिए क्षोभ मंडल में, किसमें? क्षोभ मंडल में धरातल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित तेज हवाओं को
तेज हवाओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जेट स्ट्रीम कहा जाता है। यानी तेज हवाएं क्षोभ मंडल, आपको पता है पृथ्वी के ऊपर 5 मंडल मौजूद हैं, 5 परतें मौजूद है। एक है क्षोभ मंडल, एक है आयन, एक है मध्य मंडल, ठीक है, एक, ठीक है, क्षोभ, क्रम से सुनिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। पृथ्वी के ऊपर 5 परतें मौजूद हैं। पृथ्वी की 5 परतें हैं। कितनी हैं? पृथ्वी की 5 परतें हैं, 5 परतें। इनमें से पहले आता है क्षोभ मंडल, क्षोभ, दूसरा आता है समताप, क्रम से याद चलिए, समताप, तीसरा आता है मध्य, चौथा आता है आयन, आयन, और 5वां आता है बहिर्मंडल, ठीक है, याद रखना। तो 5 परतें पृथ्वी पर 5 परतें मौजूद हैं। एक है क्षोभ मंडल, इसी में ही सब कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का बनना, ठीक है, आंधी तूफान आना, बिजली कड़कना, ये सभी इसी मंडल के अंतर्गत होती है। इसकी ऊंचाई 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक होती है। यानी पृथ्वी के धरातल से लेकर के 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। इसी को क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसमें धरातल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ तेज गर्म हवाएं चलती हैं। ऐसी हवाओं को जेट स्ट्रीम नाम दिया गया है। अब भारत में इनकी उपस्थिति कहाँ होती है? तो भारत में जो इनकी उपस्थिति की बात करें, भारत में इनकी उपस्थिति 27 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक होती है। 27 से लेकर के 30 डिग्री तक इनकी उपस्थिति पाई जाती है भारत में। इनको ध्यान रख लेना। यानी यह भारत में 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक मौजूद होती हैं। ठीक है, कहाँ तक मौजूद होती हैं? 27 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक मौजूद होती हैं। इन हवाओं की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे से 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। ठीक है, देखिए ये हवाएं बहुत पहले से ही चला करती थीं, लेकिन हुआ क्या कि 1920 के दशक की बात है। 1920, ठीक है, 1920 याद रखना, क्योंकि आपको पता है कि 1918 में आपको प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। 1918 के युद्ध के बाद 1920 के दशक में एक व्यक्ति थे, ठीक है, एक व्यक्ति थे, जापानी व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने जायजा लेने के लिए ऊपर अपना जहाज लेकर गए थे, तो वो जहाज़ों में फंस गए थे वहाँ पे। तो 1920 के दशक में इनकी खोज की बात करें, देखिए इनकी खोज कब हुई थी? जेट स्ट्रीम हो गई, जेट स्ट्रीम की खोज 1920 के दशक में। 1920 के दशक में एक व्यक्ति थे, इनका नाम था बासु कारा, ठीक है, क्या नाम था इनका? एक व्यक्ति थे, इनका नाम था वासा बुरो, ठीक है, वासा बुरो। 1920 के दशक में वासा बुरो एक जापानी व्यक्ति थे, जापानी निवासी। इन्होंने ही इन हवाओं की खोज करी। 1920 के दशक में इन हवाओं की इन्होंने खोज करी, जापान के निवासी थे। 1939 में इन तेज गर्म हवाओं को, यानी तेज हवाओं को, 1939 में इन तेज हवाओं को एक साइलोस्कोप नामक व्यक्ति ने 1939 में साइलोस्कोप, ये जर्मनी के थे, जर्मन निवासी साइलोस्कोप ने इन्हें स्ट्रॉन्ग कहा, स्ट्रॉन्ग नाम दिया। क्या नाम दिया था? स्ट्रॉन्ग नाम दिया इन हवाओं को। ठीक है, 1939 में जर्मनी के निवासी साइलोस्कोप ने इन्हें, यानी जेट, इन वायु संचरण को एक नाम दिया। इसका नाम था स्ट्रॉन्ग, और इन्होंने इनको जेट स्ट्रीम कहा। और इनका भारत की जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है।
याद रखना, ठीक है। क्षोभ मंडल में धरातल से 112 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद होती हैं, पाई जाती हैं, ठीक है। उपस्थिति तेज हवाओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। भारत में इनकी उपस्थिति 27 से लेकर 30 डिग्री। इन हवाओं की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे से 300 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, यानी तेज तूफान होते हैं, इसलिए आर्मस्ट्रांग का नाम जेट स्ट्रीम। खोज 1920 के दशक में ठीक है, वासाबुरो एक जापानी निवासी ने की थी। उसके बाद 1939 में इनको नाम दिया था साइलोस्कोप ने, ठीक है, आर्मस्ट्रांग। चलिए आगे बात करें सर, अगला प्रभाव किसका पड़ता है, देखिए यहाँ तक हो गया। अब बात करें सर पश्चिमी विक्षोभ की। पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कैसे पड़ता है, देखिए पश्चिमी विक्षोभ, देखिए आप लोगों के लिए ही मेहनत की जा रही है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे क्यों पढ़ाया जा रहा है और हमारे तो कुछ काम का नहीं है। देखिए अधिकतर आजकल स्टूडेंटों में एक समस्या ज़्यादा होती है। समस्या क्या है, उनमें थोड़ी सी बेचैनी ज़्यादा होती है कि हम तुरंत छोटी सी उसमें मतलब कम समय में ज़्यादा सीख लें। कम समय में ज़्यादा सीखने के लिए आप आइए, हरीश क्लासेस बुलंदशहर आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है। यहाँ पर आपको एक एक चीज़ें आपको क्लियर कराई जा रही है। हमारा लेक्चर 45 से 40 मिनट का होता है और 45 से 40 मिनट में चाहे कम पढ़िए, लेकिन पढ़िए ऐसा कि एक बार में ही याद हो जाए। ऐसा नहीं कि आप पूरी किताब को रटे जा रहे हो और कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। कोचिंग पढ़ना या ऑनलाइन क्लास लेना उतना ही बेहतर होता है जितना एक बच्चे को माँ धीरे धीरे सिखाती है शुरुआत में। क्योंकि स्टूडेंट कुछ ऐसे होते हैं कि भाई तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि हम किस प्रकार से कहाँ तैयारी करें। बिल्कुल एकदम उसी तरीके से, क्योंकि आजकल स्टूडेंटों में ज़्यादा क्रेज चल रहा है यूपीएससी की तैयारी का। सिलेबस पता नहीं होता है, तैयारी के लिए लग जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप लोग तैयारी नहीं की, बहुत अच्छी बात है तैयारी करना, यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छी बात है। कम से कम यूपीएससी की तैयारी करने से आप एक सभ्य इंसान बन जाओगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको समाज की नॉलेज हो जाएगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि वहाँ इस तरीके से ही पढ़ना होता है कि वहाँ पर आप तर्क और वितर्क करने लग जाते हो चीज़ों को देख करके कि क्या ये सही है क्या गलत है। तो इसी प्रकार से जैसे उनको सिलेबस का आता पता नहीं होता है स्टार्टिंग में जब तैयारी होती, बाद में धीरे धीरे जब एक डेढ़ साल बेकार हो जाती है, जब समझ में आता है कि हाँ अब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से जब नए नए हम तैयारी करने के निकलते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें, क्या पढ़ें। कभी पता चला कि आज हमने नदियों वाला चैप्टर पढ़ लिया, कभी पता चला हमने आज हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ लिया, समझ नहीं आता किस प्रकार से पढ़े। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपसे, कंटिन्यू आप एक सीरीज़ बना के रखिए, कंटिन्यू आप पढ़ते चलिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही क्लास देखिए, आप कहीं भी जुड़ जाइए, किसी भी चैनल से जुड़ जाइए। बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, बहुत सारे फ्री चल रहे हैं, बहुत सारे आपको पेड वाले चल रहे हैं। आप किसी भी चैनल से जुड़ जाइए, लेकिन उस चैनल के साथ जुड़ करके आप कंटिन्यू तैयारी रखिए अपनी। क्योंकि देखिए कोई भी पढ़ाने वाला आपको गलत नहीं पढ़ाता, बस फ़र्क इतना होता है कि कोई ज़्यादा पढ़ा देता है, कोई कम पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाते सभी सेम है एकदम। तरीका थोड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन टॉपिक वही चीज़ें होती हैं। कभी इसमें आपने मानसून कहीं और से भी पढ़ा होगा, मैं ये नहीं कह रहा यहीं पढ़ रहे हो, मानसून कहीं और से भी पढ़ा होगा, वहाँ उनका तरीका कुछ और होगा। हो सकता है मुझसे कुछ और भी आसान हो सकता है कुछ स्टूडेंटों को मेरा तरीका समझ आए, कुछ स्टूडेंटों को मेरा तरीका ना समझ में आए। तो आप 2-3 दिन रुक के देखिए, क्लास करिए, 5-10 मिनट क्लास करिए। 1 मिनट या 2 मिनट में, मैंने फिर से कह रहा हूँ, 1 या 2 मिनट में क्लास को जज नहीं कर सकते आप। 1 या 2 मिनट में आप सीख नहीं सकते हैं, आपको कंटिन्यू लगना पड़ेगा। मैंने कहा था आदत सीखने में, पढ़ाई की आदत सीखने में कम से कम लगभग 7 दिन लग जाते हैं। आप 7 घंटे बिता दीजिए सर यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि आपको एक एक क्लास समझ में आ जाएगी और आपको इंटरेस्ट इतना अच्छा जगेगा इसमें कि आप धीरे 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 चीज़ों को करना शुरू कर दोगे। और ज्योग्राफी अपने आप में जो एक वैसा विषय जो लगता है कि भाई बहुत हार्ड विषय है, मैं कह रहा हूँ कि बहुत आसान हो जाएगा ये। आप करिए तो सही से, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे हैं। पढ़िए, हर एक चीज़ को मैं मैप बना करके दिखा रहा हूँ कहाँ से क्या है कैसे नहीं है। चलिए अब चलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, देखिए चक्रवात का निर्माण। पश्चिमी विक्षोभ या इसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखिए उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी विक्षोभ कैसे किसे कहते हैं, पहले इसको समझिए। पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, देखिए पश्चिमी विक्षोभ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चक्रवात या तूफान, ठीक है, शीतोष्ण
कटिबंध क्षेत्र में चक्रवात या तूफान क्या कहलाते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहलाते हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इनकी उत्पत्ति कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर में होती है। भूमध्य सागर में होती है। अब आप कहोगे जी इनका प्रभाव कैसे पड़ता है भारत की उस पर, भारतीय जलवायु पर? देखिए, जब ये पश्चिमी विक्षोभ आते हैं तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से होती है? मैंने कहा था कैस्पियन सागर से इस तरीके से होती है, और ये इस तरीके से जम्मू कश्मीर और आपके पंजाब वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और ये एक शीतकालीन वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा करते हैं यानी सर्दियों के मौसम में आप देखते हैं कि कभी कभी पंजाब और आपके जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, कभी कभी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में भी वर्षा होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो शीतकाल में जो इनसे वर्षा होती है उत्तर भारत वाले मैदान में, सभी हुई थी ना, अभी शीतकाल चल रहा था दिसंबर नवंबर में, अभी वर्षा हुई थी कुछ समय, तो पंजाब वाले क्षेत्र में बहुत वर्षा आई थी। तो वो होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही वहाँ पर शीतकालीन वर्षा हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण किस क्षेत्र में वर्षा होती है, भारत के किस राज्य में वर्षा होती है, तो वो है आपके जम्मू कश्मीर और पंजाब। तो उत्तर भारत में हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत, अगर आपसे मेनली आपके वो पूछा जाए राज्य, तो आप जम्मू कश्मीर पहला ऑप्शन लगाएंगे, दूसरा ऑप्शन आपका पंजाब होता है। तो जम्मू कश्मीर और पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकालीन वर्षा होती है, यानी सर्दियों में वर्षा होती है। भूमध्य सागर में इनकी उत्पत्ति होती है। इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर में। ठीक है, याद रखना। भारत में इनकी उत्पत्ति यानी चक्रवातों की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन से उठते हैं? देखिए, बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर। तो बंगाली खाड़ी एवं अरब सागर में इनका निर्माण होता है। अरब सागर में निर्माण होता है। इस कारण इनसे प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होता है और उत्तर भारतीय क्षेत्र कम प्रभावित होता है। तो यह यानी ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ये भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र को अधिक प्रभावित करते हैं। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहाँ वर्षा होती है? जम्मू कश्मीर और पंजाब वाले क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं। अगला क्या आएगा? इसका नाम है दक्षिणी दोलन। क्या नाम है? दक्षिणी दोलन। कैसे कहते हैं दक्षिणी दोलन? होता क्या है? देखिए, दक्षिणी दोलन बहुत सिंपल एक घटना है, बहुत सिंपल क्या है अभी बताऊंगा, एक सेकेंड। मैंने क्या ना, बहुत बेहतर तरीके से आसान शब्दों में आपको चीज़ें समझाई जाएंगी। एक होता है दक्षिणी दोलन। यह होता कुछ नहीं है। दक्षिणी दोलन क्या है? एक मिलन बिंदु होता है। उच्च दाब और कम दाब, यानी ऐसा क्षेत्र जहां अधिक दाब और कम दाब आपस में आकर के मिले, ऐसे क्षेत्र को दक्षिणी दोलन कहा जाता है। अब हमारे भारत की बात करें तो भारत के दक्षिण में क्या स्थित है? आप सभी लोगों को पता है कि हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है, जिसे एक देश के नाम पर रखा गया था, हिंद महासागर। हिंद महासागर की सतह का उच्च दाब एवं प्रशांत महासागर की सतह का निम्न दाब जिस क्षेत्र पर मिलते हैं उसे ही दक्षिणी दोलन कहा जाता है। इसके कारण भारतीय जलवायु प्रभावित होती है, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करें, क्योंकि समय कम है, तो आगे बात करते हैं एल नीनो। क्या है? एल नीनो क्या होती है? देखिए, एल नीनो
दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में, ऐसा लिख ले, महाद्वीप में पेरू के तट, पेरू एक देश है, पेरू के तट से प्रशांत महासागर में चलने वाली गर्म ओशियन करंट, ठीक है, गर्म जलधाराएं एल नीनो कहलाती हैं। अब ये कहाँ कहाँ तक आती हैं, देखिए ये है आपके, ये कौन सा क्षेत्र है मैं बता देता हूँ, इधर आप क्षेत्र देखिए, ये है अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और इधर पड़ता है सर आपके ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा ऐसे ही बनना है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ क्या है, यहाँ है सर पेरू का तट, यहाँ पेरू का तट है ये वाला, ठीक है, यहाँ चिली है, यहाँ पेरू है, यहाँ पेरू है, यहाँ से थोड़ा मैंने ये ऊपर बना दिया थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में समझ लीजिए इस तरीके से। यहाँ से जल धाराएँ चलती हैं गर्म, और ये यहाँ तक इस सतह तक आती हैं गर्म जल धाराएँ। इन्हीं गर्म जल धाराओं को जो पेरू के तट से उठती हैं, इन्हीं गर्म जल धाराओं को एल नीनो कहा जाता है। अब इनसे भारत की जलवायु पर कैसे प्रभाव पड़ता है, देखिए, इन एल नीनो के कारण भारत में कम वर्षा होती है। कैसी होती है, भारत में कम वर्षा होती है, तो प्रभाव डाल दिया ना जलवायु पर। एल नीनो के कारण भारत में कम वर्षा होती है, और यही जलधाराएं जब वापस लौट करके जाती हैं तो इनको ला नीना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ला नीना। अब ला नीना क्या होता है, जब ये जलधाराएं यानी एल नीनो की जलधाराएं ला नीना किसे कहते हैं, देखिए, जब ये जलधाराएं वापस लौट के जाती हैं इस तरीके से तो इनको ला नीना कहते हैं। और इनके कारण यानी इस ला नीना के कारण, किसके, ला नीना के कारण भारत में अधिक वर्षा होती है, याद रखना। और एल नीनो का अर्थ होता है यीशु का बेटा, किसका बेटा, यीशु का पुत्र। ये क्वेश्चन पूछा गया पैट में, यीशु का पुत्र, ये पैट में क्वेश्चन पूछा गया था, एल नीनो को क्या कहते हैं और ये कहाँ से उठती हैं ये जलधाराएं, तो याद रखना, पेरू के तट से प्रशांत महासागर में चलने वाली गर्म जलधाराओं को एल नीनो कहा जाता है। इनके कारण भारत में कम वर्षा होती है, जबकि ला नीना के कारण जो वापस लौटती हुई जलधारा होती है, ठंडी जलधारा होती है, जब वापस जाती है लौट करके, तो इसके कारण भारत में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। ठीक है, आई होप कि आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप थंबनेल मतलब लाइक वगैरह बटन है आप कर दीजिए, वरना से आपकी तो इच्छा ही है, कोई बात नहीं सर, आप क्लास कंटिन्यू करते रहिए। लाइक में मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बस आप क्लास देखते रहिए। बस हमारा तो यही उद्देश्य है, आप लोग तैयारी करते रहिए अपनी अच्छी तरीके से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। मानसून को लेकर के आएंगे, भारत में मानसून का आगमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।